नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देवभूमि उत्तराखंड में पहले लव जिहाद फिर लैंड जिहाद की चर्चाएं काफी रही हैं, लेकिन अब एक और जिहाद की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं, जो काफी दिनों से सुर्खियों में है। इसे लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने को लेकर सघन अभियान चलाने की बात कही है। सीएम धामी ने यह बात एक प्रोग्राम के दौरान कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और यहां के लोगों को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। ऐसे में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, जो बहुत ही तेजी से सामने आ रहा है, उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत दसयूला क्षेत्र को कोटखाल दसयूला क्षेत्र की कोटखाल जगतोली मिसिंग मोटर मार्ग जरमवाड़ तक मिलाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 13 सितंबर को प्रदान की गई थी। आपको बता दें कि दशकों से क्षेत्रवासी इस सड़क की मांग कर रहे थे। जगतोली दसयूला विकास महोत्सव 2024 को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस सड़क निर्माण की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन भारी बारिश के कारण वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और वर्चुअली उन्होंने संबोधन में इस मोटर मार्ग की स्वीकृति की घोषणा की है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीने में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय ने जो है 456.63 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले साल 2023-24 की तुलना में 200.65 करोड़ रुपए अधिक है। ये वृद्धि 78% के करीब है और जो राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इसको लेकर के सीएम धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ये आवश्यक है कि हम राजस्व संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग करें। राज्य में खनिज संसाधनों का उचित और टिकाऊ तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। सीएम ने साथ ही कहा कि खनन से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। देहरादून में भी बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि आज से सक्रियता सदस्यता अभियान भी शुरू हुआ है। सामान्य और सक्रिय सदस्य इस अभियान में शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर तेजी से लोग बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जो सदस्यता पर्व हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत आज से सक्रिय सदस्यता का भी अभियान शुरू हुआ है, लेकिन सामान्य सदस्यता और सक्रिय सदस्यता दोनों जारी रहेंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी से कार्यकर्ताओं के द्वारा मेंबरशिप बनाई गई है और अब लक्ष्य करीब करीब निकट आ चुके हैं। अब आज से जो सक्रिय सदस्यता को तय किया गया है, इसमें प्रत्येक मंडल के अंदर हमने सक्रिय सदस्यता के फॉर्म भेजे हैं और मंडलों से भर भर के हमारे जिला कार्यालय में आएंगे, फिर यहाँ से हम प्रदेश के लेंगे।
और गृह मंत्रालय ने मेट्रोपोल होटल परिसर मलिताल नैनीताल में खुले स्थान को सतही पार्किंग हेतु राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रदान किया है। यह अनुमति व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और तदर्थ आधार पर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख करके नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल परिसर मलिताल नैनीताल में खुले स्थान को पार्किंग के लिए राज्य सरकार को अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था। एनओसी में यह स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था माननीय न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार होगी और शत्रु संपत्ति के निपटान या फिर स्थायी हस्तांतरण के रूप में मान्य नहीं होगी। शत्रु संपत्ति पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर नवंबर में उपचुनाव कराया जा सकता है। इससे पहले ही धामी सरकार केदारनाथ की जनता के लिए तमाम बड़ी सौगातें दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड ऊखीमठ में गुप्तकाशी जागधार त्यूड़ी मोटर मार्ग से देवर मोटर मार्ग के 8.5 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 4,71,00,000 की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही केदारनाथ घाटी में 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को ठीक करने और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए धनराशि जारी की गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई मार्गों के सुधारीकरण का जो है काम कहा है बीजेपी ने कि चल रहा है। केदारनाथ के उपचुनाव होने, केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने, अब ऐसे में जो है बीजेपी के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को, केदारनाथ की जनता को सौगातें देते जा रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार जनता को बड़ी सौगातें लगातार दे रही है और जो मार्ग किसी तरीके से खराब हैं, चलने योग्य नहीं है, तो उनका सुधारीकरण भी लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर के उनका कहना है कि जल्द ही उपचुनाव है केदारनाथ में और ऐसे में लोग उनका साथ देंगे। एक बार फिर से उन्हें जो है जीत का सहरा यहां इस क्षेत्र से पहनाएंगे। इस तरीके की बातें करते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष सभी की तैयारियां चरम पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। बस चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मुहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। उन्होंने साथ ही बताया कि लेकिन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद से राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततः जब घोषणा हो जाती है सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगता है। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। देखिए, अभी 5-6 कार्यकर्ताओं की सूची है, उस सूची के सारे नाम केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सिरोधार्य है। और बीजेपी के राज्य मंत्री मधु भट्ट ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी और संगठन केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के सभी सदस्य जनता के बीच हैं और वहां की जनता चुनाव होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और बीजेपी को भारी बहुमत के साथ फिर से केदारनाथ में पार्टी के सिर पर सेहरा बांधने को बेताब है। मधु भट्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों की समस्याओं का निवारण करके उनके प्रति जो है हर संभव सुविधा मुहैया कराई गई।
चाहे वो सड़क हो, व्यापार हो, आम जनमानस का स्वास्थ्य हो और शिक्षा जैसी सुविधाओं को बेहतर करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। देखिए, हमारी तरफ से पूरी सरकार और संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और केदारनाथ का उपचुनाव को लेकर वहां की स्थानीय जनता की जो मांग थी, वो मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर स्वयं जाकर उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें आम नागरिकों से बात हुई है। वहां की जनता में बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को वो इस बार जो भी वहां का प्रत्याशी होगा उसको और अधिक बहुमत जो है मत देकर वो विजयी बनाएंगे। ये पूरी वहां की जनता का रुझान है। देहरादून में सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचार ने बताया कि मंडल आयोग ने 52% आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की अनुशंसा की हुई है। इसके बावजूद उत्तराखंड में ओबीसी को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय है। इसी के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गठन के बाद से यहां की सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन कर भौगोलिक और आर्थिक आधार पर कई स्वर्ण जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें लाभ देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवर्ण जातियों को जो है ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ देना आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के साथ अन्याय है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब पीडीए का कंसेप्ट लाए और उस पीडीए के कंसेप्ट की वजह से हम उत्तर प्रदेश में 37 हमारे लोकसभा सांसद चुने गए। और अभी जो हमारी वार्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई कि पीडीए को हमें पूरे देश में बढ़ाना है और उसी के तहत हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि उत्तराखंड में हम पिछड़े वर्गों के, दलितों और अल्पसंख्यकों के जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, उन पर हम काम करें। हमने मुख्यमंत्री से उनको पत्र लिखा था कि जब राज्य बना था तो रैपिड सर्वे हुआ था और उस रैपिड सर्वे के आधार पर कि हमको 14% आरक्षण दिया गया। और उत्तराखंड में विरासत उत्सव को लेकर सभी को इंतजार रहता है। इस बार भी विरासत की तैयारियां पूरी की गई हैं। इस उत्सव को एफ्रो एशिया का सबसे बड़ा लोक और सांस्कृतिक फेस्टिवल माना जाता है। विरासत के बारे में मीडिया से बात करते हुए जो है REACH के संस्थापक और महासचिव RK सिंह ने बताया कि इस बार विरासत में देश और दुनिया के 30 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार भाग लेंगे और इस बार उज्बेकिस्तान से आए हुए 4 कलाकार अपनी कला के विरासत में आए लोगों का मंत्रमुग्ध करेंगे। चार 5 दिन हम उत्तराखंड जैसा कि हमेशा से वो एरिया जो पूरा एक थाने के रूप में डेजिग्नेट हो जाता है और वहां पे एक ऑफिसर की पोस्टिंग होती है जो थानेदार का पावर के साथ होता है। हम लोग जो उत्तराखंड का जो होम गार्ड्स है उसको हम लोग हायर करते हैं सिक्योरिटी के लिए पूरा वहां पे। और मैं आपके जानिब से ये बता रहा हूं कि जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसके लिए अब हमको इस पे टिकट लगाना अनिवार्य हो रहा है विरासत में, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग आप में से आते हैं, कहते हैं कि वहां इतनी भीड़ होती है कि हम जाना नहीं चाहते। हाँ 4-5 दिन हम उत्तराखंड भाई गाली देंगे। इस बार फिर हम मिल रहे हैं और खटीमा में रेलवे ट्रैक पर बिजली की मोटी केबल डालकर हादसे की साजिश रचने का मामला सामने आया है। खटीमा के अमाऊ क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर रात के समय में अज्ञात लोगों द्वारा बिजली की मोटी केबल को डाल दिया गया, लेकिन देहरादून से टनकपुर जा रही वीकली एक्सप्रेस सेवा के लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।
पायलट ने ट्रेन रोककर केबल को उठाकर बनबसा स्टेशन अधीक्षक को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे फोर्स, आरपीएफ तथा पुलिस प्रशासन द्वारा घटना की संयुक्त जांच की गई है। साथ ही आरपीएफ द्वारा मामले में खटीमा कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दी गई है। फिलहाल जो है आरपीएफ की तहरीर पर खटीमा कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ से देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस जो है, जो यहाँ से रवाना हुई तो खटीमा बनबसा के बीच में ट्रैक पर एक एचटी केबल का मोटा केबल जो है ट्रैक के दोनों ओर बीच में बिल्कुल पड़ा हुआ पाया गया। उसमें फिर ड्राइवर ने अपनी सतर्कता देखते हुए ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लिया। फिर उस केबल को उठा के वो बनबसा दे गए, जिससे कि सभी सेफ रहे और एक हादसा होने से बचा सके। जी, इसमें अभी जांच जो है चल रही है, केबल किसने डाला। ईएमई कोर सेवानिवृत्ति गैर राजनीतिक सैनिक संस्था ने अपनी संस्था का छठा और कोर का 82वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राफिक एरा संस्थान के उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नरपिंदर मौजूद रहे। अपने स्थापना दिवस पर पूर्व सैनिक संस्था ने शिक्षा पद्धति में बदलाव के साथ साथ ठोस शिक्षा नियमावली बनाने की मांग उठाई है। वहीं संस्था के संस्थापक आरएन असवाल का कहना है कि आधुनिक वैज्ञानिक डिजिटल युग में बच्चों में स्मार्टफोन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नियमों में शीघ्र बदलाव करके कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के पढ़ने वाले हर बच्चे को सरकार की तरफ से अनिवार्य निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं। का गठन किया था तो इसी बेस पे किया था कि हमारी संस्था एक नॉन पॉलिटिकल विचारधारा से काम करेगी। और पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं कि हमारी ईएमई कोर अपने गैर राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर काम कर रही है। और आज हमारा ईएमई कोर का 82वां स्थापना दिवस था और हमारी संस्था का 6वां स्थापना दिवस था। और इस कार्यक्रम में हम अपने बच्चों को, जो होनहार बच्चे होते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंकों से प्राप्त करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं, वीर नारियों को सम्मानित करते हैं और अपने ईएमई वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको सम्मानित करते हैं। और दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। नकेल कसने के लिए विधिक माप विभाग की तरफ से समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की जाती रहती है। वहीं आपको बता दें कि बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा कि टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है और सितंबर तक उनकी टीम ने 5295 जगह निरीक्षण किया, जिसमें 1361 मामले दर्ज किए गए और जुर्माने के रूप में 82 लाख रुपए भी वसूले गए। बाट माप विभाग का काम है केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली, बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना पड़ेगा। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर एनसीएच पोर्टल की उस पर शिकायत कर सकते हैं। श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य फोटोग्राफर प्रीतम पवार और हिमांशु के साथ गोथला गांव में एक विवाह समारोह के दौरान मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। इस पर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई और एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीओ सदर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोटोग्राफरों को हुए नुकसान की भरपाई के साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसको लेकर के श्रीनगर
फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी आए थे, जो कुछ दिवस पूर्व 10 तारीख को जो है एक घटना हुई थी, जिसमें शादी में फोटोग्राफर की टीम के साथ मारपीट की घटना थी, जिसमें नियमानुसार तहरीर के अनुसार जो है FIR पंजीकृत कर दी गई थी और त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। और हम ये अपील करना चाहते हैं, जैसे आगामी फोटोग्राफी सीजन है, तो जो फोटोग्राफर हमारे बंधु हैं जो मिलने आए थे, उनका मेन कंसर्न ये था कि उन्हें एक सुरक्षा का जो है उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव रहे। तो उसी संबंध में जो है सब फोटोग्राफर बंधुओं के साथ मीटिंग भी की गई। ये है, मेरा नाम विजय सिंह रावत है और मैं श्रीनगर फोटोग्राफी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हमारा एक सहपाठी है जिसका नाम प्रीतम कुमार है, इसके साथ एक घटना हुई। एक गांव का नाम है कोतला, वहाँ वेडिंग शूट करने के लिए जा रहा था और उस परिवार में इस व्यक्ति के साथ में हमारा जो सहपाठी है अभद्र व्यवहार किया गया, उसका सामान टूटा है, उसके लेंसेज का पता नहीं चल रहा है, इसके साथ मारपीट की गई है। इस सिलसिले में हम यहाँ पौड़ी शिव साहब के पास में आए हुए हैं। घटना है एक ग्राम कोतला जो पौड़ी में आता है, वहाँ की है। तो मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था रात के टाइम, हमने अपनी लाइटें वगैरह लगा के मेहंदी शूट कर रहे थे और बैठ रहे थे। उस टाइम मेहंदी लग रही थी। अचानक वहाँ के गांव के ही जान में लोग आए, उन्होंने हमारा स्टैंड नीचे गिराया। मेरे साथ का भाई हिमांशु भाई स्टैंड लेने के लिए गया, उठाया उसने, इतने में उनके मामा है, उन्होंने सीधा उस भाई को कॉलर पकड़ दिया और बोलने लगे कि ये लाइट तुमने यहाँ क्यों लगा रही है। ये फिर बात ऊपर बढ़ने लगी तो मैं गया, मैं छुड़ाने के, इसमें गांव के पूरे लोग आ गए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। उनमें 8-10 लोग थे। वो एक अमित मियाँ है, बाकी उनके चाचा चाऊ ऐसे हैं। चलो चलो चलो, चलने का पूरा सबूत ही है। किशन भाई तुम आ जाओ, किशन भाई तुम आ जाओ, दीप भाई नहीं आ रहा तुम आ जाओ, दीप भाई नहीं आ रहा तुम आ जाओ। और बागेश्वर में पिछले 10 सालों से गापानी के ग्रामीण पल्सों से गापानी कमेट पानी मोटर मार्ग की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश बागेश्वर प्रशासन की ओर से कागजों में सर्वे कार्य के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई पहल नहीं की गई है। आपको बता दें कि गापानी कमेट पानी के ग्रामीणों के लिए सड़क एक सपना है। न जाने ग्रामीणों का सपना कब हकीकत में बदले। 12 किलोमीटर रोज गापानी के ग्रामीण पैदल आवाजाही करते हैं। पहाड़ की मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। गापानी के ग्रामीणों की कब सुनेगी सरकार? बागेश्वर मुख्यालय आकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया है। है कि जो आदमी बीमार हो जाता है, डिलीवरी केस हो जाता है और डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बुढ़ा आदमी को हम डोली में लाते हैं, कहीं फिसल जाएंगे वो भी मरेगा और भी मरेंगे, ये भी परेशानियां। और आने जाने की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं, बच्चों का कोई साधन नहीं है और दूर बच्चे जाते हैं तो डेरा लेना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार में कमरा लेना पड़ता है। इतनी दूर से कैसे आएंगे वो? और उसके बाद मुख्य समस्या यार ठगते आ रहे, विभाग भी पूरी ठग रही है हमको, विधायक भी ठग रहा है, सब ठग रहे हैं हमको। तो खबर उत्तराखंड रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।